शीत युद्ध का द्वितीय चरण। साथियों, इस वीडियो में 1962 से 1979 के मध्य द्वितीय चरण की उन संधि समझौते और घटनाओं का अध्ययन करेंगे जिन्होंने शीत युद्ध में तनाव में शिथिलता लाने का महत्वपूर्ण कार्य किया। इस काल को देतांत काल भी कहते हैं, अर्थात दोनों महाशक्तियों के मध्य संधि और समझौते हुए जिससे शीत युद्ध में नरमी देखी गई। विस्तृत रूप से अध्ययन करने का प्रयास करते हैं। शीत युद्ध का द्वितीय चरण 1962 से 1979 तक माना जाता है। यह काल देतांत या तनाव शैथिल्य कहलाता है। हेराल्ड निकल्सन द्वारा 1962 से 1979 के मध्य दोनों महाशक्तियों के मध्य तनाव में शिथिलता और आपसी विश्वास में बढ़ोतरी को देतांत की संज्ञा दी गई, अर्थात दोनों महाशक्तियों में वैश्विक तनाव को कम करने तथा अंतर्राष्ट्रीय शांति को स्थिरता देने हेतु आपसी सहयोग और समझौता किया गया, जिसे देतांत कहते हैं। एडवर्ड किंकर के शब्दों में 1962 के बाद उष्ण स्थलों का शीतलीकरण हुआ, अर्थात तनाव में शिथिलता आई। इस चरण में निम्न संधि और समझौते हुए जिन्होंने शीत युद्ध की गर्मी को ठंडक प्रदान की। एक, आंशिक परीक्षण प्रतिबंध संधि, इंग्लिश में इसको PTBT कहते हैं, पार्शियल टेस्ट बैन ट्रीटी। इन शॉर्ट फॉर्म की फुल फॉर्म पूछी जाती है, एक्सटेंशन फॉर्म जिसको कहते हैं परीक्षा में 2 नंबर में, इसलिए इन्हें जरूर याद करें। 25 जुलाई 1963 सोवियत संघ की राजधानी मॉस्को में USA, ब्रिटेन और USSR के मध्य वायुमंडल, बाह्य अंतरिक्ष और समुद्र में परमाणु परीक्षण नहीं करने का समझौता हुआ, जिसे आंशिक परीक्षण प्रतिबंध संधि कहते हैं। कैनेडी, जो कि अमेरिका के राष्ट्रपति थे, उनके द्वारा इसे शीत युद्ध की समाप्ति की ओर बढ़ता हुआ कदम कहा है। नंबर 2, हॉटलाइन समझौता 1963। 1963 के काल में क्रेमलिन, जो मॉस्को में है, और व्हाइट हाउस, जो वाशिंगटन DC है, जहां दोनों राष्ट्रपति USA और USSR के क्रम से रहते हैं, उनके मध्य टेलीफोन और रेडियो का सीधा संपर्क स्थापित करने का हॉटलाइन समझौता किया गया, जिसका उद्देश्य वैश्विक स्तर पर होने वाले किसी संकट के समय दोनों महाशक्तियां यहां सीधा संपर्क स्थापित करके किसी आकस्मिक युद्ध के संकट का निवारण करेंगे। अर्थात कोई भी वैश्विक स्तर पर संकट होता है तो संकाय के आधार पर दोनों संघर्ष नहीं करेंगी, महाशक्तियां सीधे संवाद करेंगी, जिसे हॉटलाइन समझौता किया गया टेलीफोन या रेडियो के माध्यम से। तीसरी और बड़ी संधि परमाणु अप्रसार संधि, NPT, न्यूक्लियर नॉन प्रोलिफरेशन ट्रीटी। जुलाई 1968 में परमाणु अप्रसार संधि पर ब्रिटेन, अमेरिका और सोवियत संघ के मध्य हस्ताक्षर हुए। इसी संधि को महासभा में USA और USSR ने प्रस्तुत किया, जिससे महासभा ने इसे स्वीकार कर 5 मार्च 1970 को लागू कर दिया। परमाणु संपन्न राष्ट्र परमाणु विहीन राष्ट्रों को परमाणु अस्त्र प्राप्त करने में सहायता नहीं करेंगे, ये इसकी पहली शर्त रखी गई। दूसरी, हस्ताक्षरकर्ता परमाणु विहीन राष्ट्र परमाणु अस्त्र नहीं बनाएंगे। तीसरी जो शर्त थी संधि की, हस्ताक्षरकर्ता देश असैनिक कार्यों के लिए परमाणु ऊर्जा का विकास कर सकेंगे। नंबर 4, परमाणु अस्त्रों के परीक्षण पर निगरानी हेतु एक अंतर्राष्ट्रीय परमाणु ऊर्जा एजेंसी नामक अंतर्राष्ट्रीय संस्था की स्थापना की गई। वर्तमान में भारत, पाकिस्तान, उत्तरी कोरिया इस नए संधि पर हस्ताक्षर नहीं किए हैं। इजराइल भी शामिल है इसमें। भारत, पाकिस्तान, इजराइल और उत्तरी कोरिया। भारत ने इसे पक्षपातपूर्ण संधि मानते हुए आरोप लगाया है कि यह संधि परमाणु अस्त्र संपन्न राष्ट्रों की उच्चतम स्थिति को बनाए रखती है।
साथ ही ये संधि परमाणु संपन्न राष्ट्रों को परमाणु अस्त्र परीक्षण करने पर किसी प्रकार के दंड का प्रावधान नहीं करती, इसलिए ये संधि उचित नहीं है। 4 मास्को बॉन समझौता। 1970 में सोवियत संघ और पश्चिमी जर्मनी, जिसकी राजधानी बॉन थी, ने एक दूसरे के विरुद्ध शक्ति प्रयोग की मनाही करते हुए यथास्थिति को बनाए रखने संबंधी मास्को और बॉन समझौता किया गया। यह समझौता वशीकरण और विलिम्ब्रा के मध्य हुआ था। नंबर 5, बर्लिन समझौता। 3 सितंबर 71 को यूएसए, यूएसएसआर और ब्रिटेन और फ्रांस, 4 महाशक्तियों के मध्य पश्चिमी जर्मनी के लोगों को पूर्वी जर्मनी में जाने की आज्ञा संबंधी समझौता हुआ और यथापूर्व की स्थिति बनाए रखने का संकल्प लिया गया, जिससे शीत युद्ध में नरमी आई। छठी जो घटना थी वो 2 जर्मन राज्यों का सिद्धांत की स्वीकृति। नवंबर 1972 को पश्चिम जर्मनी की राजधानी बॉन में दोनों जर्मनियों के मध्य समझौता हुआ, जिसमें आपस में दोनों के अस्तित्व को स्वीकार कर लिया गया और 1973 में दोनों ही यूएनओ के सदस्य बना के दिए गए, जिससे कि दोनों के मध्य संघर्ष कम हुआ, शीत युद्ध में उतार आया। 7वां, अमेरिका द्वारा साम्यवादी चीन को मान्यता। साम्यवादी चीन, जो कि एक अमेरिकी गुट से परे यूएसएसआर गुट का एक व्यक्ति था, एक देश था, और उसको मान्यता देकर अमेरिका ने शीत युद्ध को उतार लाने में एक बड़ा महत्वपूर्ण कदम उठाया। साम्यवादी चीन को मान्यता देने से पहले एक घटना घटती है जिसको पिंग पोंग कूटनीति कहते हैं। पिंग पोंग कूटनीति शीत युद्ध के उतार में महत्वपूर्ण घटना साबित हुई। अप्रैल का माह 1971 में चीनी खिलाड़ी जुआंग जेदांग टेबल टेनिस अर्थात पिंग पोंग खेल खेलने यूएसए गए। इस खेल के माध्यम से यूएसए और चीन के मध्य रिश्तों में मिठास घुली, जो पिंग पोंग कूटनीति कहलाई। अब अमेरिका ने 2 चीन नीति अर्थात साम्यवादी चीन और राष्ट्रवादी चीन के स्थान पर एक चीन नीति अपनाई और 26 अक्टूबर 1971 में यूएनओ में चीन की सदस्यता प्रदान करने में महत्वपूर्ण योगदान दिया। इस घटना ने दोनों के मध्य प्रगाढ़ता को बढ़ावा दिया। 8वां यूरोपीय सुरक्षा सम्मेलन अंतर्राष्ट्रीय तनाव को कम करने और सुरक्षा की एक नई भावना पैदा करने के लिए जुलाई 1973, नवंबर 1974 और जून 77 क्रम से 3 यूरोपीय सुरक्षा सम्मेलन आयोजित किए गए, जिन्होंने शीत युद्ध की गर्मी को ठंडक प्रदान की। साल्ट संधियां। 9वां पॉइंट, साल्ट फर्स्ट स्ट्रेटेजिक आर्म्स लिमिटेशन टॉक्स। ये संधि नहीं है, ये बातचीतें हैं। सामरिक शस्त्र परसीमन वार्ता 26 मई 72 हेलेंस्की में यूएसए और यूएसएसआर के मध्य सामरिक शस्त्र परसीमन वार्ता हुई, जिसके तहत विनाशकारी परमाणु आयुधों को सीमित करने वाला ये पहला समझौता हुआ। साल्ट 2 मई 1979 ऑस्ट्रिया की राजधानी वियना में यूएसए राष्ट्रपति कार्टर और सोवियत नेता ब्रेज़नेव के मध्य साल्ट द्वितीय वार्ता हुई, जिसके तहत प्रत्येक देश अर्थात दोनों महाशक्तियां अंतर महाद्वीपीय प्रक्षेपास्त्र और परमाणु प्रक्षेपास्त्रों की संख्या 1985 तक 2250 कर देंगे। ये दोनों ही महत्वपूर्ण संधियां थी, ये दोनों महाशक्तियों के मध्य हुई, और जिससे ये स्पष्ट होता है कि तनाव में शिथिलता आई। इन प्रयासों ने शीत युद्ध के अवसान में महत्वपूर्ण योगदान दिया, जिसके परिणाम स्वरूप देतांत को बढ़ावा मिला। ये शीत युद्ध की समाप्ति ना होकर एक अगला चरण था, ये संघर्ष के साथ समझौते का चरण था।
शीत युद्ध फिर नव शीत युद्ध के रूप में हमारे समक्ष आता है, फिर पुनः संघर्ष बढ़ता है, जिसे हम आगे की वीडियो अर्थात तृतीय चरण में पढ़ेंगे। धन्यवाद।